हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पंकज। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आ गया हूं और फिर से बात हम इस बार करने वाले हैं EMRS एग्ज़ाम की, जो आगे कुछ दिनों में आने वाला है। आप लोगों के ढेरों सारे कमेंट्स मैंने देखे, ढेरों सारे आपके मैसेजेस मेरे पास आए कि जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था कि अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ भी आपको जानना है EMRS के बारे में, जो मेरे लेवल पे होगा, जो मैं आपको बता सकता हूँ, तो मैं डेफिनेटली उसमें आपकी हेल्प करूँगा। तो लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उसी को देखते हुए मैं आज एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें पहले बात करूँगा कि आपको एक जर्नल तैयारी कैसे करनी है इस एग्ज़ाम की। ठीक है, एक जर्नल तैयारी क्या होनी चाहिए, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए इस एग्ज़ाम को लेके, और क्या इसका लेवल रहता है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके साथ यही बात करूँगा कि आप जर्नल पेपर की तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि अपना सब्जेक्ट तो चलो जो भी है वो तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब TGT मैथ्स है या TGT मैथ्स है, जो भी आपकी बाकी सब्जेक्ट्स रहेंगे, लेकिन जैसे PGT का जो होता है वो जनरल पेपर सेम आता है बिल्कुल, और आपका TGT जो होता है उसमें आपका जनरल पेपर बिल्कुल सेम आता है। तो आपको जनरल पेपर भी तैयार करना होगा। आप सिर्फ अपने पेपर के भरोसे बैठकर, अपने सब्जेक्ट के भरोसे बैठकर ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो क्या क्या रेफरेंस लेने जिसमें कि आप जनरल पेपर में भी अच्छा स्कोर कर सको। मैं PGT की बात करूँ तो आपका 50 मार्क्स का जनरल पेपर रहता है और आपका TGT में 40 मार्क्स का जो है वो जनरल पेपर रहता है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप इनको इग्नोर करके एग्जाम देने जाओगे और फिर सोचोगे कि मेरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये 40 और 50 मार्क्स आप खुद देख लो कितना परसेंट पेपर है ये ओवरऑल का। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारे जो सेंटर के टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उसमें EMRS से पहले 2 ही एग्ज़ाम हुआ करते थे, KV और अपना NVS। KVS के बारे में आप लोग जानते ही हैं, जैसे 2023 लास्ट ईयर हमारे फैब में एग्ज़ाम हुए थे इसके। NVS EMRS को मैं एक अलग कैटेगरी में रखूँ, क्योंकि ये रेजिडेंशियल स्कूल है, ये डे स्कूल नहीं है कि आप 8 बजे गए और 3 बजे घर आ गए, वैसा नहीं है। अब अपना EMRS जो है वो तकरीबन NVS की तरह ही है, ऑलमोस्ट वही है, लेकिन इसमें क्या है कि बस फ़र्क ये होता है कि NVS आपका कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, पूरी कंट्री में किसी भी लोकेशन पे हो सकता है, लेकिन EMRS आपका वहीं बन सकता है जहाँ पे एटलीस्ट 20,000 जो है वो पॉपुलेशन होनी चाहिए ट्राइब्स की। जो आपके ट्राइबल एरियाज़ होते हैं जनरली ये वहीं पे आपको दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं स्कूल्स की। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की ये वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव है, जिसमें कि आप जो ट्राइबल बच्चे होते हैं, जो पिछड़े हुए एरियाज़ के बच्चे होते हैं, उनको भी आप जो है मेन फ्रेम में ला सकते हैं। तो ये है हमारा EMRS। तो NVS हो, KVS हो और EMRS हो, तीनों ही आपके सेंटर की जॉब है और तीनों का ही पे स्केल जो बिल्कुल इक्वल है। मतलब जो भी इसमें क्राइटेरियाज रहते हैं, जो भी यहाँ पे लेवल रहते हैं आपकी पोस्ट के, TGT, PGT, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, वो तीनों ही केसेस में सेम है, पे स्केल बिल्कुल सेम होता है। अब टीचर के हिसाब से फ़र्क क्या क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि एक जो KVS आपका है वो आपकी प्राइम लोकेशंस पे भी हो सकते हैं। आप लोगों ने अपने आसपास देखे होंगे KVS जो वो प्राइम लोकेशंस पे हो सकते हैं, होते हैं। तो एक टीचर के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो NVS और KVS अपने कहीं पे भी हो सकते हैं, किसी भी प्राइम लोकेशन पे आपको मिल सकते हैं वो, लेकिन EMRS आपको रिमोट एरिया में ही मिलेंगे। तो ये एक ड्रॉबैक आप कह सकते हैं टीचर के पर्सपेक्टिव से कि ज़रूर है, क्योंकि आपको दूर दराज के एरिया मिलेंगे और आपको घर से काफ़ी दूर रहना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आ गया। अब बात करते हैं लेवल, जो एग्ज़ाम इनके होते हैं। मैंने तीनों ही एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। मेरा NVS नहीं हुआ, मेरा KVS नहीं हुआ, मेरा EMRS हुआ, लेकिन तीनों एग्ज़ाम देने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं कहूँगा अगर तीनों में बात की जाए तो KVS का एग्ज़ाम तीनों के कंपैरिजन में थोड़ा इजी होता है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि एक तो आपको लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं करनी है। सबसे बड़ा जो आपका सबसे बड़ा पॉइंट है ना, ये EMRS और NVS में सबसे बड़ा हर्डल जो मैं कहूँगा ना वो यही है कि आपको लैंग्वेज क्वालिफाई करनी पड़ती है। हर कोई लैंग्वेज में परफेक्ट नहीं होता है, और कहने को वही कि आपको 10 में से 4 क्वेश्चन ही सही करने हैं, लेकिन वो इतनी आसान बात नहीं है। EMRS में बहुत लोगों ने ये फेस किया होगा। आई थिंक आप में से भी जो लोग देख रहे हैं, न जाने कितनों का सिर्फ लैंग्वेज की वजह से पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ होगा। हो सकता है उनका अपना सब्जेक्ट बहुत बढ़िया गया हो, लेकिन वो 4 मार्क्स अगर नहीं आते आपके लैंग्वेज में तो आपका पेपर चेक भी नहीं होता। सो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट रहता है KVS में कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। सेकंड जो एक प्लस पॉइंट रहता है KVS में कि आपके पास नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो KVS में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है NVS की और EMRS।
तो तकरीबन दोनों का लेवल मुझे जो है वो इक्वली लगा। थोड़ा सा एक एज रहा EMRS में। वो EMRS में एज क्या था कि EMRS के जो सेंटर्स आपके बने थे एग्ज़ाम के, वो काफ़ी दूर दूर बनाए गए थे। तो ये जो एक फैक्टर रहा, इसने थोड़ा सा कंपटीशन कम किया। बट मैं ये भी कह सकता हूँ कि फिर एग्ज़ाम देने वही लोग जाते हैं जिनकी सही से तैयारी होती है या जो बिल्कुल टच में होते हैं अपने सब्जेक्ट के साथ। तो जो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स आपके होते हैं वो कम हो जाते हैं, लेकिन इंटेंस कंपटीशन होता है। अब जैसे मान लो PGT मैथ्स में सपोज 2 लाख लोगों ने फॉर्म भरा होगा। सब मेरे एग्ज़ाम सेंटर की बात है, जिस हॉल में मैं बैठा था उस हॉल में 24 बच्चों की सीट थी और 12 से या 14 लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो 50% अटेंडेंस थी वहाँ पे। तो अगर 2 लाख में से मान लो आप 1 लाख लोग भी एग्ज़ाम देने आए हैं या 80,000 भी आए हैं, वो 80,000 तभी आए होंगे अगर वो तैयारी वाले होंगे। जैसे मैं जम्मू कश्मीर से था और मेरा सेंटर बना था चंडीगढ़ में, तो मुझे कितना ट्रैवल करके जाना था। तो डेफिनेटली मैं तभी जाऊंगा अगर मेरी तैयारी होगी, ठीक है ना। तो मैं ट्राई करने तो जाऊंगा नहीं कि भाई हाँ देखते हैं क्या होता है। तो ये चीज़ होती है। अब वो 2 लाख जो लोग थे वो कंपटीशन आके 80,000 या 90,000 या 1 लाख में हो गया होगा, लेकिन वो 1 लाख लोग या वो 50,000 40 जितने भी पहुंचेंगे, वो इंटेंस कॉम्पिटिशन होता है। उसमें आप मतलब कह सकते हैं कि वो सारे पढ़कर ही आए होते हैं। वो वो रैंडम एग्ज़ाम देने वाले लोग होते हैं वो पहले एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये एक EMRS में इस टाइम में था। हो सकता है अगली बार जब एग्ज़ाम हो तो आपके अपने सिटी में आपको सेंटर देखने को मिले, तो फिर थोड़ा और आपको वहाँ पे क्राउड देखने को मिलेगा कंपटीशन में। तो ये लेवल की बात की जाए तो ऐसा था। जॉब प्रोफाइल तीनों का सेम है, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर आपने KV का भी दिया होगा तो आपने देखा होगा अपना, मेरे को जितना याद है 100 मार्क्स का अपना सब्जेक्ट आता था और उसके बाद 60 मार्क्स का आपका जो है वो जर्नल पेपर रहता था। तो ये हो गया तीनों का अपना अपना कंपैरिजन जो भी है, बट ये वैरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। मेरे ख्याल से जो था मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम पर्टिकुलरली EMRS एग्ज़ाम की। तो EMRS में जैसे कि मैंने कुछ पोस्ट में अपने शेयर किया हुआ है कि किस तरह का पैटर्न इसमें रहता है, TGT का कैसे रहता है, PGT का कैसे रहता है। बट मैं आपको एक ही चीज़ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंटली बोलूँगा, वो यही है कि आप लोग लैंग्वेज जो है उसको इग्नोर करके ना जाएं एग्ज़ाम देने, ठीक है। मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं इंग्लिश और हिंदी में बहुत अच्छा, मतलब एवरेज भी शायद ना हो, लेकिन मेरी किस्मत थी कि मैंने जो वहाँ पे मार्क करे वो सही गए। ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे टीचर मेरे साथ गए थे जो बहुत ही बढ़िया थे अपने सब्जेक्ट्स में, लेकिन उनका क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है। तो अब बाय लक या जो भी है, क्योंकि हम जनरली इग्नोर मार के चलते हैं। हम जैसे मैं मान लो मैथ्स वाले जो लोग हैं वो इंग्लिश कितनी पढ़ते होंगे यार, और अपनी हिंदी कितनी पढ़ते हैं। हिंदी तो हम बिल्कुल ही छोड़ चुके हैं। तो ये दिक्कत रहती है। तो इसलिए पहले ही मैं बता रहा हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा जो है वो इंग्लिश और हिंदी थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो, क्योंकि देखो जब आपका क्वालिफाई ही नहीं होगा तो फिर क्या ही करोगे आप। आपका एग्ज़ाम जो है, जैसे मैं PGT की बात करूँ, 130 में से आपके स्कोर बनते हैं फाइनल, और आपके TGT में 120 में से स्कोर बनते हैं। लेकिन ये तो आपका अलग से एग्ज़ाम आ गया। अब जैसे PGT में बात की जाए 10 मार्क्स की आपकी हिंदी आएगी, 10 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आएगी, तो आपको उसमें एटलीस्ट 4 मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं, अदरवाइज़ आपका पेपर ही चेक नहीं होगा। चाहे आप बचे हुए पेपर में 130 में से 130 भी लेकर आ जाओगे, आपको वो काउंट ही नहीं होंगे। तो ये आई थिंक जो एग्ज़ाम देते हैं टीचिंग, इनको पता होगा, जिन्होंने सेंटर के एग्ज़ाम पहले दिए हुए हैं। मैं NVS की बात करूँगा, KVS में ऐसा नहीं था। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। इसलिए इस फैक्टर को एलिमिनेट करने के लिए आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए और आपको हिंदी पढ़नी चाहिए। और अगर आपको पता है ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्वालिफाई करने वाला, तो वो ईजी देते नहीं हैं। तो अगर आप देखेंगे, पिछले पेपर देखेंगे आप, इंग्लिश का पेपर देखना, PGT का जो आया था इंग्लिश वाला, लैंग्वेज वाला, मतलब बहुत मुश्किल था वहाँ पे 4 स्कोर करना। और इतना कंफ्यूजिंग होता है वो, क्योंकि जो पढ़ के नहीं जाता ना उसको लगता है यार इंग्लिश तो बड़ी आसान आई थी। जो पढ़ के जाते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हो क्या रहा है, ये चारों में से चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ आप लोग अपनी इंग्लिश और हिंदी सही करें, PGT वाले। और TGT के लिए एक रीजनल लैंग्वेज भी होती है, आपको हिंदी भी करनी है, आपको इंग्लिश भी करनी है। एक तीसरी लैंग्वेज भी आती है आपकी रीजनल, जो आपने फॉर्म भरते टाइम पे वहाँ पे मेंशन किया होगा। जैसे मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं जम्मू डिवीज़न से हूँ, तो मैंने वहाँ पे डोगरी करी थी, तो मेरे को डोगरी में एग्ज़ाम आया था। एक्चुअली मेरा TGT जो है वो सेम चीज़ हुई थी मेरे
कि मेरी इंग्लिश क्वालिफाई नहीं हुई टीजीटी में। टीजीटी का मेरिट शायद से 81 कुछ गया, मेरे 88 मार्क्स थे अपने सब्जेक्ट में, मतलब जो लैंग्वेज को छोड़ के पेपर था 120 से 88 मार्क्स हैं। लेकिन देख लो कि मेरा जो है इंग्लिश क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो इट डजेंट मैटर। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि मैं वही कह रहा हूँ आपको कि आप प्लीज़ अपना जो लैंग्वेज है ना उस पर पहले फोकस करें, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आप अपनी लैंग्वेज क्वालिफाई कर देते हैं, अगर आप पीजीटी में क्वालिफाई कर देते हैं तो आपके 20 मार्क्स वो सेपरेट हो जाते हैं, फिर आपका बचता है पेपर 130 मार्क्स का, और अगर आप टीजीटी में कर जाते हैं तो आपका 120 का बचता है, जो आपका बाद में मेरिट बनता है जिसके बेस पे। तो 130 में से 50 पीजीटी के केस में 50 मार्क्स का जो है वो आपका जनरल पेपर रहता है। वो जनरल पेपर जो है वो कैटेगराइज किया गया होता है 4 पार्ट्स में। 50 मार्क्स जो है आपके वो 4 पार्ट्स में आपको मिलते हैं। एक आपकी जनरल अवेयरनेस होती है 10 मार्क्स की, उसके बाद आपकी रीजनिंग होती है 20 मार्क्स की। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है यहाँ पे। रीजनिंग कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, स्पेशली मैथ्स वालों के लिए तो बड़ा एक प्लस पॉइंट है ये 20 मार्क्स। उसके बाद आपके पास कंप्यूटर रहता है 10 मार्क्स का। उसके बाद आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है जो आपने बीएड में पढ़ा होता है, ठीक है, वो 10 मार्क्स का रहता है। तो ये आपके 50 मार्क्स बनते हैं यहाँ पे पीजीटी में, और टीजीटी में यही आपके 40 मार्क्स होते हैं। वहाँ पे रीजनिंग 10 मार्क्स की आती है। तो ये सब आपका जनरल हो गया। अब जनरल तैयारी भी आपको करनी चाहिए, सिर्फ आप अपने सब्जेक्ट के बेसिस पे जाके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, आपको दिख रहा है, क्योंकि 50 मार्क्स 40 मार्क्स मैटर करते हैं। तो ये आप अपने लेवल पे तैयारी करें। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये बुक्स कहाँ से पढ़ी थी, मैंने पेडागोजी कहाँ से पढ़ी, मैंने कंप्यूटर कैसे पढ़ा। जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो टू बी वेरी फ्रैंक मैं कुछ भी पढ़ के नहीं गया था। उसमें करंट अफेयर आपको आते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है कि आप अगर आप पढ़ते हैं ऑलरेडी तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। अदरवाइज मैं नहीं कहूँगा कि उसमें आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। 2 से 3 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आते हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में आपकी साइंस भी आती है, तो वो चीज़ें आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ी होती हैं, तो वो आपका हो सकती है। इसकी कोई तैयारी, जनरल अवेयरनेस की कोई तैयारी नहीं हो सकती है, वो आप समझते हैं। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो किसी ने अगर बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी करी हुई कभी, तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट रहता है, ठीक है। बाकी रीजनिंग कोई खास मुश्किल होती नहीं है। मतलब अब सोच लो आप एक टीचर को कितने लेवल का ही वो टफ पूछेंगे रीजनिंग, उनको आपको बैंकर नहीं बनाना, आपको टीचर बनाना है। तो ये चीज़ें आ गई। कोई भी नॉर्मल सी बुक लेकर आओगे रीजनिंग के लिए तो आपके लिए वो काम कर जाएगी। मतलब आपको डायरेक्शन वाले क्वेश्चन मिलते हैं, वहाँ पे ब्लड रिलेशन मिलता है, सीरीज मिलती है। तो आपको पता जो भी इस रीजनिंग का जो पार्ट रहता है वो सब आपको एक अच्छी खासी एक बुक में सारा वो सिलेबस मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं पेडागोजी कहाँ से पढ़नी है। तो अगर आपने सीटेट और उसके लिए कभी प्रिपरेशन करी है या कोई और गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम के लिए करी है, तो एक यूट्यूबर है हिमांशी सिंह, मैंने उनकी बुक जो है वो ली थी और मैं वहाँ से पढ़ा था। तो मेरे को काफ़ी वो हेल्पफुल लगी और मतलब ठीक था, मेरे को जो भी उसमें लगा मटेरियल सब सही था। और पुराने पेपर्स उसमें रहते हैं, सीटेट के पेपर रहते हैं, तो अच्छी खासी तैयारी वहाँ से मेरी हो गई थी। उसके बाद मैं बात करता हूँ हमारी तीसरी कैटेगरी जो रहती है वो है कंप्यूटर। और कंप्यूटर के लिए आप मैंने ल्यूसेंट ली थी। ल्यूसेंट एक बुक आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों एडिशन होते हैं उसके, तो मैंने उससे काम चलाया अपना मेरे लिए। बाकी बचा हिंदी इंग्लिश, तो जर्नल ही आपको पढ़ना है। इंग्लिश की आपको ग्रामर अच्छे से करनी है, आपके एक्टिव पैसिव उसमें आते हैं, नरेशन आपको आती है, आर्टिकल आपको आते हैं, ठीक है, ये मॉडल्स ये सब। तो नॉर्मल जो सारी ग्रामर होती है वो आपको पढ़ के जानी चाहिए इंग्लिश के लिए। और हिंदी के लिए मैं बोलूँगा कोई भी सिंपल सी एक बुक ले लो जिसमें बेसिक हो हिंदी का। बड़ा टफ नहीं आता हिंदी, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हम में से मैक्सिमम मतलब 99% लोगों ने 10th के बाद हिंदी पढ़ी नहीं होती, मैक्सिमम की बात करूँ मैं। तो वो दिक्कत आती है, हमें सब भूल गया होता है वो सब पुराना, वो अलंकार संधि वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है लैंग्वेज। और साथ में मैं एक और पॉइंट आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि आप NEP भी पढ़ के जाएँ, ठीक है। NEP तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल, आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हो टीचिंग का तो वहाँ पे भी आपको पूछा जाता है। तो NEP के आपको 5 क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। मतलब जो आप 80 मार्क्स का जो आपको सब्जेक्ट आता है उसमें 70 आपका प्योरली सब्जेक्ट होता है, 5 आपका उसमें पेडागोजी होती है और 5 आपका NEP के बारे में पूछा जाता है स्पेशली। तो आप वो भी अच्छे से पढ़ के जाएं। कोई PDF आप डाउनलोड कर लें इंटरनेट से, तो आपको आराम से वो हेल्प कर जाएगी उसमें। तो बस यही आज की वीडियो में आपको बताना चाहता था कि आप प्लीज़ जनरल पेपर को इग्नोर करके मत जाएं और जनरल पेपर पे ठीक ठाक फोकस करें आप, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्रूशल हो जाता है आपके ओवरऑल एग्ज़ाम का
जो भी रिजल्ट आपका रहेगा। अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीजीटी मैथ्स की स्पेशल तैयारी कैसे करनी है, और टीजीटी मैथ उसी के साथ में कवर कर दूँगा क्योंकि मैंने दोनों एग्जाम दिए थे और दोनों की तैयारी करी थी। तो मैथ्स वाला जो आपका सब्जेक्ट है वो कवर हो जाएगा अगली वीडियो में। उसके बाद जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं मैं वो पर्टिकुलरली टीचर्स के साथ इंटरव्यू काइंड ऑफ करके आपके साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जिनसे आपको कुछ ना कुछ पक्का सीखने को मिलेगा। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कोई भी आपको दिक्कत, कोई भी आपको डाउट, कोई भी सजेशन आपकी तरफ से हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे पक्का लिखें। मैं कोशिश करूँगा जितना मेरे से हो सकता है मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और बने रहें मेरे साथ, सब्सक्राइब करते चैनल को ताकि आपको मैं कुछ भी पोस्ट करूँ तो आपको पता लग जाए। थैंक यू।